बिल विचार कर नागसुंड में घुसने लगा विषैला सांप, मीठी ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मंडल। साथियों, मैं SD राव हाजिर हूँ आपके साथ नेशनल नामा से। साथियों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान सभा में पहुँचने की प्रक्रिया के बारे में यह वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि संविधान सभा में जाने के लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बाबा साहब को किसने और कहां से उन्हें संविधान सभा में भेजा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे उस सीन को कि भारतीय संविधान को बनाने में कैसा पूरा माहौल बना। तो ये सारा चैप्टर बाबा साहब के संपूर्ण वांग में खंड 26 में पेज 1 से लेकर 10 तक उल्लिखित है। आप लोग वहाँ से रेफरेंस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सीन कैसा था। उस चैप्टर का नाम है लक्ष्य और उद्देश्य संबंधी संकल्प। सन 1954 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की स्वतंत्रता का मसला बहुत महत्वपूर्ण बन गया। सुचारू रूप से सत्ता हस्तांतरण के लिए और उपाय सुझाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 सदस्यीय शिष्टमंडल भारत भेजा। उस शिष्टमंडल को कैबिनेट मिशन कहते थे। उसे 16 मार्च 1946 को अपने प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें सुझाव दिया गया कि भारत के भावी शासन के लिए संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तदनुसार संविधान सभा के लिए निर्वाचित किए गए, जिनमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा सदस्य निर्वाचित किए गए। कांग्रेस विरोध की वजह से डॉक्टर अंबेडकर मुंबई से नहीं चुने जा सके। फिर भी वैसे योगेंद्र नाथ मंडल और अन्य अनुसूचित जाति के सदस्यों के समर्थन से बंगाल विधानसभा से संविधान सभा के सदस्य बन गए। साथियों, अब यहाँ ये बताना जरूरी है कि बाबा साहब को जिन लोगों ने भेजा उनके नाम क्या थे और उनके विधानसभा क्षेत्र क्या थे। तो सबसे पहला नाम आता है जोगेंद्र नाथ मंडल, जो बरिसाल विधानसभा क्षेत्र से थे। दूसरे क्षेत्रनाथ सिन्हा, जो रंगपुर से। गयानाथ विश्वास, तंगेल से। चौथे द्वारिका नाथ बरहुरी, फरीदपुर से। मुकुंद बिहारी, खुलना विधानसभा क्षेत्र से। और नागेंद्र नारायण राय, जो रंगपुर से थे। संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण का काम 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया। कुल मिलाकर 296 सदस्य उद्घाटन सत्र में भाग लेने के हकदार थे, किंतु 207 ने ही उसमें भाग लिया। मुख्यतः मुस्लिम लीग के सदस्य अनुपस्थित रहे, क्योंकि उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संविधान कक्ष नई दिल्ली में सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे प्रारंभ हुआ। आचार्य JP कृपलानी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से अनुरोध किया कि वे अस्थायी सभापति के पद पर आसीन हों। सभापति ने सदन का उद्घाटन भाषण दिया। इसके बाद फ्रैंक एंथनी को उपसभापति मनोनीत किया गया। इसके पश्चात सदस्यों ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए और रजिस्टर पे अपने हस्ताक्षर किए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बंगाल के सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए। संविधान सभा ने 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सभापति के निर्वाचन के लिए नियम पारित किए। तत्पश्चात सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को सभा के अस्थायी सभापति के रूप में निर्वाचित किया। तारीख 13 दिसंबर 1946 को माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों विषयक संकल्प पेश किया, जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और जनजातीय क्षेत्रों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पर्याप्त रक्षा उपायों का उपबंध किया जाएगा, तथा जिसके द्वारा न्याय तथा सभ्य राष्ट्रों की विधि के अनुसार गणराज्य के राज्य क्षेत्र की अखंडता तथा भूमि, समुद्र और वायु पर
उसके संप्रभुता संपन्न अधिकार अक्षुण्ण रखे जाएंगे तथा यह प्राचीन देश विश्व में अपना अधिकार और सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है तथा विश्व शांति एवं मानव के कल्याण की वृद्धि में सहर्ष अपना पूर्ण योगदान प्रदान करता है। इसके बाद पंडित नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन तथा राजेंद्र प्रसाद के भाषण हुए। तत्पश्चात 16 दिसंबर 1946 तक के लिए सभा को स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर M.R. जयकर ने 16 दिसंबर 1946 को उपरोक्त संकल्प में अपना संशोधन पेश किया। संक्षेप में मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि इस संकल्प पर विचार विमर्श संघीय संविधान के निर्माण के समय तक के लिए मुलतवी किया जाए। मैं समझता हूं कि उस समय देशी रियासतों और मुस्लिम लीग से उपस्थित रहने की आशा की जा सकती है, क्योंकि वह चाहते थे कि संविधान के मूल तत्वों को निर्धारित करने के काम में मुस्लिम लीग भी शामिल रहे। इस बात पर सदन में तनावपूर्ण वातावरण व्याप्त हो गया। उस तनावपूर्ण वातावरण के बीच सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अचानक 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अंबेडकर को अपना मत प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया। जब डॉक्टर अंबेडकर ने बोलना प्रारंभ किया तो सदन में उन्हें ध्यानमग्न होकर सुना गया। डॉक्टर धनंजय कीर लिखते हैं, सबने सोचा था कि डॉक्टर अंबेडकर यह खतरनाक भूमिका निभाकर कांग्रेस के आला कमान, जो राष्ट्र के अत्यंत शक्तिशाली नेता थे, की इच्छा और आक्षेपों के विरुद्ध खड़े होने के साथ संशोधन के प्रस्तुतकर्ता के साथ नीचे चले जाएंगे। यह उनका अंतिम प्रहार था। कांग्रेसी सदस्य अपने पक्के शत्रु को पंगु बनाकर नीचे गिराने के लिए अपने हाथ उठाए तत्पर थे। इस ऐतिहासिक भाषण ने डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक जीवन का मार्ग ही बदल दिया। उस भाषण की प्रशंसा में बहुत देर तक बहुत जोरदार करतल ध्वनि होती रही, तालियों की गड़गड़ाहट होती रही, जैसे कि इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी श्री N.B. गाडविल ने मत व्यक्त किया था। उनका भाषण इतना राजनीतिक, मधुर और इतना उत्सुकताप्रद तथा चुनौतीपूर्ण था कि पूरी संविधान सभा ने इसे गदगद और शांत होकर सुना। उस भाषण का जोरदार तालियों से स्वागत किया गया और उनके पास बधाइयों का तांता लग गया। उस भाषण का गहरा प्रभाव पड़ा और संविधान सभा के उद्देश्यपरक संकल्प पर विचार करना अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर का उक्त भाषण निम्न प्रकार है। सभापति जी, मैं वास्तव में आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपका निमंत्रण एक आश्चर्य के रूप में है। मेरा विचार था मुझसे आगे भी 20-22 व्यक्ति हैं, इसलिए यदि मेरी बोलने की बारी आई तो कल आएगी। मैं वहीं पसंद करता, क्योंकि आज मैं बिना किसी तैयारी के आया हूँ। मुझे स्वयं तैयारी करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं ऐसे मौके पर एक पूर्ण वक्तव्य दूँ। साथ ही आपने 10 मिनट का समय निश्चित कर दिया है। इन सीमाओं में रहते हुए मैं नहीं जानता कि मैं प्रस्तुत संकल्प के प्रति कैसे न्याय कर सकूंगा। फिर भी इस विषय पर मैं जो कुछ सोचता हूं उसे कम से कम शब्दों में रखने की भरकस प्रयत्न करूंगा। सभापति जी, कल से इस संकल्प पर जो विचार विमर्श हो रहा है उसके प्रकाश में यह संकल्प प्रकटतः 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक जो विवादग्रस्त है और दूसरा जो विवादग्रस्त नहीं है। जो भाग विवादग्रस्त नहीं है वह संकल्प के पैरा 5 और 7 से संबंधित है। इन पैराओं में इस देश के भावी संविधान का उद्देश्य अंकित है। मुझे यहाँ अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि यह संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से आया है, जो एक समाजवादी के रूप में विख्यात हैं। यह संकल्प यद्यपि विवाद के घेरे में नहीं है, फिर भी मेरे मतानुसार यह बहुत निराशाजनक है। मुझे उनसे आशा थी कि वह संकल्प के उस भाग में जहाँ तक गए हैं उससे कहीं आगे तक जाते।
इतिहास का छात्र होने के नाते मैं यह पसंद करता हूँ कि यह भाग संकल्प में समाविष्ट ही न किया जाता। यदि कोई संकल्प के इस भाग को पढ़े तो उसे मानवाधिकार की घोषणा का स्मरण हो जाएगा, जिनकी उद्घोषणा फ्रांसीसी संविधान सभा ने की थी। मेरे विचार में मेरा यह सुझाव देना ठीक है कि वास्तव में 450 वर्ष बीतने के पश्चात मानवाधिकार की घोषणा और सिद्धांत जो उसमें अंकित हैं, हमारी मानसिकता के अभिन्न अंग बन गए हैं। मेरा यह कहना है कि ये न केवल विश्व के किसी सभ्य भूभाग में आधुनिक मनुष्य मानसिकता के अभिन्न अंग बन गए हैं, बल्कि हमारे अपने देश में, जो कि विचारों में और सामाजिक ढांचे में इतना पुरातन पंथी है, इनकी यही स्थिति है। ऐसे हालात में शायद ही ऐसा कोई होगा जो उनकी विधि मान्यता से इनकार करे। अब इसे दोहराना, जैसे कि संकल्प कहता है, निश्चय ही कोरा पंडित्य दर्प होगा। ये सिद्धांत हमारे दृष्टिकोण के मौन विशुद्ध पक्ष बन गए हैं। अतः यह घोषणा करना अनावश्यक है कि हमारे पंथ के आगे हैं। संकल्प में कुछ और भी कमियां हैं। मैं देखता हूँ, यद्यपि संकल्प के इस भाग में कुछ अधिकार अंकित किए गए हैं, पर इसमें उपचारों का कोई जिक्र नहीं है। इस बातों को जानते हैं कि उपचारों के बिना अधिकार निरर्थक है। उपचारों के द्वारा ही लोग अधिकारों को अतिक्रमण होने पर निवारण करने की मांग कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि इसमें उपचारों का पूर्ण अभाव है। इस संकल्प में यह सामान्य सूत्र भी समाविष्ट नहीं है कि किसी आदमी के प्राण, स्वाधीनता और संपत्ति विधि के सम्यक प्रक्रिया के बिना नहीं लिए जाएंगे। वे वर्णित मूल अधिकार विधि और नैतिकता के अधीन रखे गए हैं। प्रकट है कि विधि क्या है, नैतिकता क्या है, यह समकालीन कार्यपालिका द्वारा तय किया जाएगा। और एक कार्यपालिका कोई एक मत अपनाए तो हो सकता है दूसरी कार्यपालिका कोई दूसरा मत अपनाए। हमें नहीं पता, यदि इस विषय को समकालीन कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाए तो मूल अधिकारों के संबंध में निश्चित रूप से क्या स्थिति होगी। महोदय, इसमें कुछ उपबंध ऐसे हैं जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। यदि इस संकल्प के पीछे कोई वास्तविकता और ईमानदारी है, जिसमें मुझे लेस मात्र भी शक नहीं है, तो जिस रूप में यह संकल्प प्रस्तुतकर्ता की ओर से आया है, मैं इसमें कुछ उपबंधों की प्रत्याशा करता हूँ, जिसके द्वारा राज्य के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को साकार रूप देना संभव होता। साथ ही मैं यह प्रत्याशा करता हूँ कि संकल्प में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए कि देश में सामाजिक आर्थिक न्याय होगा तथा उद्योगों और ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि किसी भी भावी सरकार के लिए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में विश्वास करती है, यह कैसे संभव हो सकता है जब तक कि उसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था न हो। अतः व्यक्तिगत रूप से मुझे इन सिद्धांतों पर कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी यह संकल्प मेरे विचार में कुछ निराशाजनक है। बहरहाल मैं इस विषय को अपनी उपरोक्त मताभिव्यक्तियों के साथ वहीं छोड़ने के लिए तैयार हूँ जहाँ यहाँ है। अब मैं संकल्प के प्रथम भाग पर आता हूँ। इसके अंतर्गत पहले 4 परिच्छेद हैं। जैसा कि मैंने कहा था, सदन में हुई चर्चा से यह संविवाद का विषय बन गया है। संविवाद गणराज्य शब्द के इस्तेमाल पर केंद्रित प्रतीत होता है। यह पैरा 4 में आए इस वाक्य पर केंद्रित है। संप्रभुता लोगों में निहित है। मेरे मित्र डॉक्टर जयकर ने कल जो मुद्दा उठाया था, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में इस संकल्प पर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। महोदय,
अब मुझे इस महान देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे के भावी विकास तथा अंतिम आकृति के बारे में लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विभाजित हैं। हम लड़ाकू शिविरों का एक समूह हैं और मैं तो यह भी मानने को तैयार हूँ मैं ऐसे शिविर के नेताओं में से एक हूँ। लेकिन श्रीमान, इसके बावजूद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि समय और परिस्थितियाँ अनुकूल हों तो दुनिया में कोई भी इस देश को एक होने से नहीं रोक पाएगा। विभिन्न जातियों और धर्मों के होते हुए भी मुझे इसमें लेश मात्र भी संकोच नहीं है कि हम किसी न किसी रूप में एकजुट लोग होंगे। बहुत तालियां गड़गड़ाई। मैं निसंकोच यह कह सकता हूँ कि भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग के आंदोलन के बावजूद एक दिन स्वयं मुसलमानों में पर्याप्त जागृति आएगी और वे भी यह सोचने लगेंगे कि अखंड भारत उनके लिए भी बेहतर है। सभी ने बहुत ज़ोरदार तालियां बजाई। फिर आगे बढ़ते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जहाँ तक अंतिम लक्ष्य का संबंध है, हम में से किसी को भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल अंतिम भविष्य के बारे में नहीं है, मुश्किल है यह कि आज हमारा जनसमूह जो बिखरा पड़ा है वह मिलजुल कर फैसला करे और एकता का मार्ग प्रशस्त करे। हमारी मुश्किल अंतिम की बाबत नहीं है, हमारी मुश्किल है शुरुआत की। इसलिए सभापति जी बहुसंख्यक पार्टी को बेहतर शासन कला का प्रदर्शन करते हुए इच्छुक लोगों को दोस्त बनाने एवं इस देश की हर पार्टी, हर वर्ग को उस मार्ग पर ले जाने की दृष्टि से उन लोगों के पूर्वग्रहों को रियायत देनी चाहिए थी जो साथ साथ चलने को तैयार नहीं हैं। महान नेताओं का यही काम होना चाहिए कि उसी के खातिर मैं यहाँ अपील करना चाहता हूँ, आइए नारों को भुला दें, लोगों को डराने वाले शब्दों को छोड़ दें, अपने विरोधियों के पूर्वग्रहों को भी रियायत दे दें, उन्हें साथ लेकर चलें ताकि वे अपनी इच्छा से हमारे साथ उस मार्ग पर आगे बढ़ चलें। जैसा कि मैंने कहा था, यदि हम काफ़ी दूर तक साथ चलें तो वह मार्ग अवश्य ही हमें एकता की मंजिल तक ले जाएगा। इसलिए अगर मैं इस जगह से डॉक्टर जयकर के संशोधन का समर्थन करता हूं, तो वह इसलिए कि मैं चाहता हूं कि हम सब यह समझें कि हम सही हैं या गलत। जो स्थिति हम ले रहे हैं वह हमारे कानूनी अधिकारों के अनुरूप है या नहीं, और क्या वह 16 मई और 6 दिसंबर के वक्तव्य का समर्थन करती है। उन सब को एक तरफ छोड़ दें। यह इतना बड़ा सवाल है कि इसे कानूनी अधिकारों का विषय नहीं माना जा सकता। यह कतई कानूनी सवाल नहीं है। हमें सब कानूनी बातों को छोड़कर ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे वे भी हमारे साथ आ जाएं। जो आने के लिए तैयार नहीं हैं, आइए उनका साथ चलना संभव बनाएं, यही मेरी अपील है। जो विवाद हुआ था उसके दौरान 2 सवाल उठाए गए थे जो मुझे इतने महत्वपूर्ण लगे कि मैंने उन्हें एक कागज़ के टुकड़े पर अंकित करने का श्रम किया। मेरे विचार में एक सवाल मेरे मित्र बिहार के प्रधानमंत्री का था जो इस सभा में कल बोले थे। उन्होंने कहा था, यह संकल्प लीग के संविधान सभा में आने से कैसे रोक सकता है। आज मेरे मित्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक दूसरा सवाल पूछा है, क्या वह संकल्प कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से असंगत है। श्रीमान, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इनका उत्तर दिया जाना चाहिए और साफ साफ दिया जाना चाहिए। मेरा आज भी यह कहना है कि यह संकल्प फलीभूत हो या नहीं, पर क्या इसमें गर्मजोशी का अभाव झलकता है अथवा क्या यह संयोग की बात है कि इसकी वजह से मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग नहीं लेगी।
इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान पैरा 3 की ओर दिलाना चाहता हूँ। पैरा 3 भारत के भावी संविधान की परिकल्पना करता है। मैं नहीं जानता कि संकल्प पेश करने वाले क्या आशय था, लेकिन मैं यह मानता हूं कि संकल्प के पैरा 3 के अनुसार इस संकल्प के पारित हो जाने के बाद यह संविधान सभा के लिए संविधान का निर्माण करने के निदेशक तत्व जैसा होगा। पैरा 3 का क्या कहना है? पैरा 3 में लिखा है कि इस देश में 2 प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होगी। एक, सबसे निचले स्तर पर स्वायत्त इकाइयों को पूरी शक्ति प्राप्त होगी, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त होंगी, और दूसरी सर्वोच्च स्तर पर जिसमें प्रांतीय इकाई के ऊपर संघ सरकार होगी, जिसके पास विधायन, कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए कुछ विषय होंगे। मैंने संकल्प के इस भाग को पढ़ा कि मुझे इसमें समूहीकरण के विचार का एक और संघ तथा दूसरी ओर प्रांतों के बीच मध्यवर्ती ढांचे का कोई हवाला दिखाई नहीं पड़ता। कैबिनेट मिशन के वक्तव्य के प्रकाश में पढ़ने पर यह वर्धा अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पारित संकल्प के प्रकाश में भी इस पैरे को पढ़ने के बाद मैं यह अवश्य स्वीकार करूंगा कि प्रांतों के समूहीकरण के विचार के किसी हवाले के न होने पर मैं बहुत अधिक आश्चर्यचकित हूँ। जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, मुझे केंद्र में समूहीकरण का ख्याल पसंद नहीं है। मुझे एक मजबूत एकीकृत केंद्र पसंद है, उसे केंद्र से भी अधिक मजबूत जो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन सर्जित किया था। लेकिन श्रीमान, इनका इस स्थिति में कतई संबंध नहीं है। हम काफ़ी लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने न जाने किन कारणों से एक मजबूत केंद्र को खंडित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। वह केंद्र जो इस देश में 150 वर्षों के प्रशासन के फलस्वरूप बन गया था और जिसके लिए मुझे कहना होगा कि यह अत्यंत प्रशंसा, आदर और आश्रय की बात, लेकिन चूँकि वह स्थिति है छोड़ दी गई है और यह कहा गया कि हम एक मजबूत केंद्र नहीं चाहते, और यह स्वीकार किया जा चुका है कि एक मध्यवर्ती निकाय संघ सरकार और प्रांतों के बीच उप परिसंघ अवश्य होना चाहिए। मैं यह जानना चाहूँगा कि पैरा 3 में समूहकरण के विचार का उल्लेख क्यों नहीं है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और महामहिम की सरकार समूहकरण विधायक खंड के निर्वाचन पर एक मत नहीं है। यदि यह साबित कर दिया जाए कि मैं गलत हूँ तो मैं सुधार के लिए तैयार हूँ। कम से कम कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत थी। यदि वे प्रांत जो विभिन्न समूहों में रखे गए हैं संघ या उप परिसंघ बनाने के लिए सहमत हैं तो कांग्रेस को उस प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि मैं कांग्रेस पार्टी के मन की बात ठीक से जान ली है। मेरा सवाल यह है कि इस संकल्प के प्रस्तुतकर्ता ने प्रांतों के संघ एवं प्रांतों के समूह उन शर्तों पर बनाने के विचार का हवाला क्यों नहीं दिया जिन पर वह और उनकी पार्टी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थी। संघ के विचार को इस संकल्प से पूरी तरह क्यों मिटा दिया गया? मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता, कोई भी नहीं। इसलिए उन 2 सवालों के जवाब में जो इस सभा में बिहार के प्रधानमंत्री और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाए हैं कि यह संकल्प 16 मई के वक्तव्य से असंगत कैसे है, यह संकल्प मुस्लिम लीग को संविधान सभा में आने से कैसे रोकता है। मेरा यह कहना है कि यह पैरा 3 है जिसका फ़ायदा उठाने और अपनी निरंतर अनुपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए मुस्लिम लीग अबाध्य है। श्रीमान, कल मेरे मित्र डॉक्टर जयकर ने इस मुद्दे पर फैसला स्थगित करने की बहस करते समय अपना पक्ष किसी कानूनी पंडित की भांति प्रस्तुत किया था। यदि उनके प्रति बिना किसी अनादर भाव के मुझे ऐसा कहने की अनुमति हो तो उनके तर्क का आधार था
क्या आपको ऐसा करने का अधिकार है? उन्होंने कैबिनेट मिशन के वक्तव्य में से कुछ अंश पढ़कर सुनाए जो संविधान सभा के प्रक्रियात्मक भाग से संबंधित थे। उनकी दलील थी कि इस संकल्प पर फैसला करने के लिए संविधान सभा ने जो सीधे प्रक्रिया अपना ली है वह उस प्रक्रिया से अलग हटकर है जो पेपर में दी गई है। श्रीमान, मैं इस विषय को कुछ विभिन्न तरीकों से रखना चाहता हूँ। मैं आपसे इस बात पर विचार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस संकल्प को सीधे पारित करने का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं। हो सकता है आपको ऐसा करने का अधिकार हो। मेरा सवाल यह है क्या ऐसा करना आपके लिए प्रज्ञापूर्ण होगा? क्या ऐसा करना आपके लिए बुद्धिमत्तापूर्ण होगा? सत्ता एक अलग बात है, विवेक बिल्कुल विभिन्न चीज़ है, और मैं चाहता हूँ सदन इस पर इस दृष्टिकोण से विचार करे कि क्या इस पराक्रम पर ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, राजनीतिज्ञपूर्ण होगा, प्रज्ञापूर्ण होगा। मेरा उत्तर है नहीं, यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विवाद को हल करने के लिए एक और प्रयास किया जाए। यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे पूरा विश्वास है कि इसका फैसला किसी एक पार्टी की प्रतिष्ठा मात्र के आधार पर नहीं किया जा सकता। राष्ट्रों के नियति का फैसला करते समय लोगों की प्रतिष्ठा, नेताओं की प्रतिष्ठा और पार्टियों की प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। देश की नियति ही सर्वोपरि है। मैं यह महसूस करता हूँ मेरा डॉक्टर जयकर के संशोधन का समर्थन करना केवल संविधान सभा के लिए हित में नहीं होगा, ताकि यह एक होकर काम कर सके, ताकि फैसला करने के पूर्व इसके समक्ष मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया भी आ सके। हमें इस पर भी अवश्य विचार करना चाहिए कि यदि हम अंधाधुंध काम करेंगे तो भविष्य के बारे में क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी, जिसके कब्जे में यह सदन है, के मन में क्या योजनाएं हैं, ये क्या सोच रहे हैं, यह जानने के लिए मेरे पास कोई दैवी शक्ति नहीं है। इनकी क्या युक्तियां हैं, क्या रणनीति है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो मुद्दा उठा है उस पर अनजान व्यक्ति के रूप में मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि केवल 3 तरीके से ही भविष्य का विनिश्चय किया जाएगा। या तो एक पार्टी को दूसरी पार्टी की इच्छाओं के सामने झुकना होगा, यह भी एक तरीका है। दूसरा तरीका होगा जिसे मैं बातचीत से की गई शांति कहता हूँ, और तीसरा तरीका होगा खुल्लम खुल्ला लड़ाई। श्रीमान, मैं संविधान सभा के कुछ सदस्यों से सुन रहा हूँ कि वे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैं इस ख्याल से दुखी हूँ कि इस देश में कोई भी व्यक्ति इस देश की राजनीतिक समस्याओं का हल लड़ाई की पद्धति से करे। मुझे नहीं मालूम इस देश में कितने लोग इस ख्याल का समर्थन करेंगे, कदाचित काफ़ी संख्या में, और मेरे विचार में इसका कारण है कि उनमें से अधिकांश हर दशा में उनमें से बहुत बड़ी संख्या का विश्वास है कि जिस लड़ाई की वे बात कर रहे हैं वह ब्रिटिश के खिलाफ होगी। ठीक है श्रीमान, यदि सोची गई लड़ाई को जो लोग के मन में है स्थानीय रूप दिया जाए, सीमित रूप दिया जाए, जिससे वहाँ ब्रिटिश विरोधी युद्ध से अधिक नहीं होगी, तो मुझे संभवतः इस प्रकार की रणनीति पर बहुत अधिक आपत्ति नहीं होगी। लेकिन क्या यह लड़ाई सिर्फ ब्रिटिशों के साथ होगी? मुझे कोई संकोच नहीं है, और मैं यथासंभव स्पष्ट शब्दों में इस सदन के समक्ष यह रखना चाहता हूँ कि यदि इस देश में युद्ध चलता है और उस युद्ध का उस मुद्दे से कोई संबंध है जो हमारे सामने है, जो वह लड़ाई ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं होगी, वहाँ मुसलमानों के खिलाफ होगी, वहाँ लड़ाई मुसलमानों पर होगी, अथवा संभवतः इससे भी बदतर वहाँ लड़ाई उस लड़ाई से भिन्न कैसे होगी जिसका मुझे डर है।
श्रीमान, मैं सदन के समक्ष अमेरिका से सुलह पर बुर्के के एक महान भाषण में से एक अंश पढ़ना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि उस सदन की मना स्थिति पर कुछ असर पड़ सकता है। क्या कोई ऐसा आदमी है जिसके मन में हिंदू मुस्लिम समस्या को ताकत से सुलझाने की योजना हो, जो युद्ध से सुलझाने का दूसरा नाम है मुसलमानों को अपने अधीन करके ऐसे संविधान को मानने के लिए झुकाया जा सके? इसके लिए इस देश को उन्हें हमेशा जीतने में लगे रहना होगा। यहाँ एक बार की विजय सदा सदा के लिए नहीं होगी। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। मेरा पुनः बुर्के का हवाला देकर अपनी बात समाप्त करूँगा। बुर्के ने कहीं कहा था कि शक्ति देना आसान है लेकिन विवेक देना मुश्किल है। आइए हम अपने आचरण से यह साबित कर दें कि यदि इस सभा ने अपने आप को संप्रभु शक्ति प्रदान कर दी है तो वह उनके प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करने के लिए तैयार है। यही एक रास्ता है जिसके जरिए हम देश के सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। एकता का दूसरा कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। आइए हम इस मुद्दे पर संदेह न करें। साथियों, ये था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण। धन्यवाद।